नमस्कार, सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, यानी निर्णय को सुनाना। खासकर पहले मुद्दे को बनाया जाता है, फिर उन मुद्दे को प्रावधान के अनुसार जो रेलेवेंट प्रोविजन होते हैं उसके अनुसार उनके मुद्दे को उत्तर दी जाती है और फिर निर्णय सुनाया जाता है। और तब ऐसे निर्णय को कहा जाता है स्पीकिंग ऑर्डर या रिजिड स्पीकिंग ऑर्डर जजमेंट। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से पहले एक प्रश्न को देखेंगे और उस प्रश्न को उत्तर में ही हम पहले इशू को फ्रेम करेंगे। उस फ्रेम इशू के दौरान उसको रेलेवेंट प्रोविजन के साथ उसके जवाब को तैयार करेंगे और फिर फाइनली जो है जजमेंट सुनाएंगे, जो कि स्पीकिंग ऑर्डर के साथ पास होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। ए दिल्ली में रहता है, ठीक है, और एक सीमेंट का बहुत बड़ा सप्लायर है, सीमेंट सप्लाई करता है। ठीक, बी जो है रोहतक में रहता है और ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ पर होता है? दिल्ली में। याद रखिएगा, ए दिल्ली में रहता है, इसके और भी ब्रांचेस हैं दूसरी जगह पे, और बी जो है रोहतक में रहता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ साइन हो रहा है? दिल्ली में। ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि सप्लाई ऑफ सीमेंट का सप्लाई करने का काम का एक एग्रीमेंट होता है और वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता है। ठीक, और ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है 1/4/2012 को। उसके 20/4/2012 को ए ने जो है करीब 25 लाख का सीमेंट बी को सप्लाई किया। ठीक, इसका पेमेंट जो है बी वक्त पे करता रहा है, जो कि या तो कैश में देता था या चेक में देता था। ठीक, लेकिन जो आखिरी पेमेंट हुआ है वो तब हुआ है जब 20/4 को सीमेंट सप्लाई हुआ, तो कैश जो है 8/10/2012 को हुआ और चेक जो है वो 25/6/2012 को। कैश जो पेमेंट हुआ है उसका कोई रिसीट बी को प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, और जो चेक दिया गया था उसका तो रिसिप्ट है, और लास्ट जो पेमेंट हुआ है वो 25/6/2012 को हुआ है। ठीक, इस ट्रांजैक्शन में जो 25 लाख का सीमेंट सप्लाई किया गया था, इस ट्रांजैक्शन में 3 लाख रुपए बकाया रह गया एक। ए ने इस बात की सूचना बी को दी बाय द रिटन नोटिस। ठीक है, एक नोटिस दिया, नोटिस का समय भी दिया, उसके बावजूद बी ने जो है वो 3 लाख रुपए वापस या पेमेंट नहीं किया, यानी 3 लाख रुपए इस ट्रांजैक्शन में बकाया रह गया। लीगल नोटिस देने के बाद भी जब बी ने पैसे नहीं दिए, तो ए ने जो है 1/10/2012 को दिल्ली कोर्ट में एक सूट फाइल कर दिया, सूट फॉर रिकवरी। ठीक है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ ₹3 लाख, और प्लस ये कहा कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। एक बार आपको बता दें कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट में ये बात कहीं लिखी नहीं थी इंटरेस्ट की। ठीक, लेकिन ये ऑरल जो है ये मुख्य सहमति, एक ऑल एग्रीमेंट हो गया था कि अगर कोई बकाया रह जाता है तो उसका ब्याज जो है वो बी देगा। लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्ट में ये वर्ड कहीं नहीं आया था, सिर्फ ऑल एग्रीमेंट में हुआ था। ठीक, तो अभी 3 लाख रुपए के लिए सूट फॉर रिकवरी फाइल किया, प्लस इंटरेस्ट 18% पर एनम। कब? 1/10/2015 को। 12 का सप्लाई है, 15 को उसने फाइल कर दिया। जब इस सूट का रिप्लाई आया, रिटन स्टेटमेंट फाइल किया गया बी के द्वारा, तो उसने ऑब्जेक्ट किया। क्या? पहली बात कि जो सूट फाइल की गई है उसका जुडिक्शन जो है वो दिल्ली कोर्ट में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सूट जो फाइल की गई है वो बार बार लिमिटेशन। और तीसरी बात ये है कि जो एविडेंस है उसका कोई साक्ष्य जो है ए ने नहीं लगाया है। हमारी बात है कहाँ से लगाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट रिटन कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट की बात लिखी नहीं गई थी, वो सिर्फ ऑल एग्रीमेंट हो गया था कि कोई बकाया रह जाता है तो उसका ब्याज देना पड़ेगा बी को। ये सिर्फ ऑल में रह गया था, रिटन कहीं नहीं आया। इसलिए जब ए ने सूट फाइल किया तो उस इंटरेस्ट से संबंधित कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाया। ठीक, तो अब सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम में हमें पहले इशू फ्रेम करना है। ठीक, तो इशू देखिए यहीं से फ्रेम करते हैं। सबसे पहला ये है कि क्या ये सूट फाइल हुई है, इसका जो एंटरटेनमेंट है, यानी जुडिक्शन दिल्ली कोर्ट का था सूट को एंटरटेन करने के लिए, पहला तो यही फ्रेम इशू है।
ठीक। दूसरा है सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, कि वास्तव में सूट बार्ड है या नहीं है। ठीक। तीसरा, जो इंटरेस्ट का जो प्रावधान है यानी फ्यूचर इंटरेस्ट की बात की गई है उसका साक्ष्य नहीं है, तो क्या ये ए इंटाइटल है इंटरेस्ट के लिए। और लास्टली, जो ये 3 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं उसके लिए ए इंटाइटल है या नहीं। ये 4 प्रश्न आ रहे हैं जो एक इशू यानी मुद्दा है। ठीक है, इस मुद्दे को हमें रीजन स्पीकिंग ऑर्डर के साथ पास करना है, यानी कंसर्न प्रोविजन को देखते हुए इस 4 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। और जब इस चारों क्वेश्चन का जवाब दे देंगे तभी जो है हम जो जजमेंट पास करेंगे फाइनली कहा जाएगा कि जजमेंट हैज बीन पास्ड विद स्पीकिंग ऑर्डर। ठीक। और ये पहला, दिल्ली कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है या नहीं। तो अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है कहाँ साइन हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, जबकि बी ने ये डिफेंस लिया कि दिल्ली कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है क्योंकि सीमेंट का सप्लाई बी रोहतक में हुआ। वास्तव में 25 लाख जो सीमेंट सप्लाई हुआ था वो रोहतक में ही सप्लाई किया गया था और बी जो है बिजनेस करता है रोहतक में। ठीक, ये बात भी सही है। लेकिन मेन चीज क्या है कि ये पूरा जो विवाद है वो सूट जो ड्राइव हो रही है किससे ड्राइव हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट से ड्राइव हो रही है। ठीक है, और सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी ये कहता है कि जब भी कोई सूट संविदा से अराइज होती है तो 3 जगह पे सूट लाई हो सकती है, किसी 3 जगह पे एक जगह। पहला, तो जहां कॉन्ट्रैक्ट मेड हुआ या जहां पर परफॉर्मेंस होगा या उसका ब्रीच हुई है परफॉर्मेंस की या जहां पर परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट की गई है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला कंडीशन क्या है, जहां कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम हुआ, कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में फ्रेम हुआ है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इनको परफॉर्म करना था, वो यहां से होके जाएगा। पेमेंट जो है बी ने यहां पर किया है ना कि यहां। ठीक है, इसलिए जो दिल्ली कोर्ट का जो जुडिक्शन है वो लायक करता है, यानी कि ए ने सूट फाइल किया है दैट इंटरटेनमेंट बाय द दिल्ली कोर्ट। ठीक है, ऐसे मसले को हाँ ठीक है कुछ कॉज ऑफ एक्शन रोहतक में लाइव हो रहा है नो डाउट, लेकिन जो पहला जो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा सेक्शन 20 के अनुसार, ठीक है, तो वो ये आता है कि जब भी सूट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे इंस्टीट्यूट होती है तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन लगेंगे, जो कि सबसे पहला कंडीशन कह रहे हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसी जगह पे ही उससे संबंधित वाद लाई जा सकती है। इसलिए जो पहला जो आपका इशू है उसका आंसर ये है कि यस दिल्ली कोर्ट हैज जुरिडिक्शन टू एंटरटेन द सूट फाइल्ड बाय ए। अब आइए सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, जो कि बी ने कहा है, ये तय करना है कि बाढ़ है कि नहीं। तो देखिए सेक्शन 19 को देखें हम, तो सेक्शन 19 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट वो ये कहता है कि ऑल पेमेंट ड्यू रिलेटेड टू द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो यहां डील करता है। सेक्शन 19 जो लिमिटेशन बताता है कि इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी और इंटरेस्ट से संबंधित उसका लिमिटेशन है 3 years, 3 साल का लिमिटेशन होता है। ठीक, तो देखिए जो लास्ट चेक पेमेंट हुआ है कैश की तो बात हो नहीं सकती, कोई कैश का रिसिप्ट मिलता नहीं है। बी ने पेमेंट किया, उसे ए ने कोई रिसिप्ट नहीं दिया, इसलिए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो सिर्फ चेक की बात करेंगे तो 25/6/2012 को इनका आखिरी पेमेंट इनको हुआ था ए को। ठीक, तो वहां से जो है ये डेट काउंट होगा। ठीक, तो 25/6 से 2012 से देखें तो यानी 3 साल हो जाएगा 25/6/2015। ठीक, और ये फाइल कब कर रहे हैं 1/10/2015। ठीक है, तो 3 महीने जो डिले हो रहा है तो ये बात सच है बी का कि यस जो सूट फाइल किया गया ए के द्वारा दैट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। ठीक है, इसलिए प्राइम फैसिलिटी ये डिसमिस हो जाएगा, भले ही दिल्ली कोर्ट का जुरिडिक्शन है लेकिन इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। अब आइए ये देखते हैं चौथा इशू कि क्या एज इंटाइटल फॉर पेमेंट। ए इंटाइटल है पेमेंट के लिए, लेकिन सिंस सूट पहले ही बार्ड हो गया है तो पेमेंट कहां से मिलेगा। पहले सूट को पहले बिगिन लिमिटेशन लाया जाए, तो इसके लिए इनको एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा जहां पर फाइल की है, जहां पर डिले कंट्रोल की जाएगी। जब तक डिले कंट्रोल नहीं होगा सूट एंटरटेन नहीं होगी, पेमेंट कहां से मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है तब आएगा जब सूट एंटरटेन होगी। फिलहाल अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है सिंस सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, इसलिए एज नॉट एंटाइटल्ड फॉर पेमेंट। ठीक,
अब लास्ट है कि एविडेंस फॉर इंटरेस्ट, फ्यूचर इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी इसी पे टक गया, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिल रहा है तो ब्याज कहाँ से मिलेगा। ठीक, हाँ, इसलिए बस चारों ओर देखे जाए इशू में से एक ही इशू जो है इनके पक्ष में है, बाकी 3 इशू जो इनके खिलाफ जा रहा है। सूट इस बार हो गया है, पेमेंट पाने का हकदार नहीं, कोई सूट बार हो गया है, इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई सूट बार हो गया। हाँ, हाउएवर हम आगे ये देख सकते हैं, आगे देखते हुए कि भले ही इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अगर सूट एंटरटेनमेंट होता, बिडल लिमिटेशन होता, तो सेक्शन 91 और 92 ऑफ द एविडेंस एक्ट को देखें तो 91 और 92 डील करता है एक्सक्लूजन ऑफ ऑल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या डिस्पोजिशन में, ठीक है, अगर कोई ऑयल एग्रीमेंट है तो उसको हम दरकिनार कर देंगे, इट शुड बी एक्सक्लूडेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक, 91 तो ये कहता है, लेकिन 92 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा आपका ऑयल एग्रीमेंट हो गया है और वो सेटल्ड हो गया है, ठीक है, भले ही रिटर्न ना हो, लेकिन अगर वो पार्ट जो टर्म्स जो सेटल हो गया है, ऑरल है वो, अगर वो मेन कॉन्ट्रैक्ट को ना तो ऐड कर रहा है, ना सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ना वेरी कर रहा है, और ना ही इनकंसिस्टेंट है, उसकी विरोधाभास भी नहीं है, तो फिर उसके लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। 92 का प्रोवाइजो कहता है। इसलिए अगर सूट एंटरटेनेबल हो जाता तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट, और किस रेट पे, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, पहली बात। और कब से मिलेगा, सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए सूट एंटरटेनेबल होता तो रेट तो बता दिया, कब कितने समय का मिलेगा। जिस दिन उन्होंने नोटिस दी थी बी को, उस नोटिस की डेट से लेकर के टिल टुडे तक 8% पर एनम के हिसाब से इनको ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से देखें चारों इशू का आंसर जो है हमने लीगली देने का कोशिश किया है। अब ये जजमेंट चारों इशू फ्रेम इशू होंगे, उस इशू को उत्तर देते हुए अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर हम जजमेंट पास करते हैं तो इसे ही कहते हैं कि जजमेंट हैड बीन प्रोनाउंस्ड विद स्पीकिंग वर्ड, या रीजन डिसीजन भी कहा जाता है ऐसे जजमेंट को। ठीक है फ्रेंड, दैट्स इट। अगली वीडियो में हम नया प्रश्न, उसके उत्तर, संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।